ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल। स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे, जय हिंद। ठीक है, फटाफट सभी ज्वाइन कर लो। एक मिनट वेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। जय हिंद बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ हो चुका था, खुश रहो। सुबह सुबह क्लास लेके कैसे लग रहा है? राधे राधे, राम राम बेटा। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। गुड मॉर्निंग बच्चे, राम राम। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। जय हिंद बच्चे। ठीक, नाउ अब सुनो, बहुत सारी चीजें बताई थी। मस्त लग रहा है सर, मैं भी क्लास कर ही रहा था सुधीर सर का। अच्छा सर, प्रैक्टिस सीट केवल प्रियम्बल का मिला है। ठीक है, बाकी भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सीट बाकी भी मिल जाएगा सर जी। आर्टिकल 17 बोलोगे? हाँ हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। SC राइट 1955। SC राइट 1955, ये क्या है? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हो क्या? ठीक है, SC राइट नहीं, SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप एट्रोसिटीज एक्ट था वो। ठीक है, 1989। अब सुनो, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको आर्टिकल 17 बताया था। आर्टिकल 17 में सिंपल सा बात ये बताया था कि जो स्पेशली जो छुआछूत है, ठीक है, वो एबॉलिश्ड हो गया। तो अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड एंड एनी फॉर्म ऑफ इट्स इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, इज फॉरबिडन। और अगर देखो, अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो चुकी है, अगर कोई छुआछूत करता है, दिखाता है, तो फिर ये ऑफेंस है, पनिशेबल अंडर लॉ। लॉ के अंडर में ऑफेंस है। मैंने बताया था आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, मेनली दो एक्ट बनाए गए थे। जो मेन वाला एक्ट है वो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट था। ठीक है, तो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट था, और उसके बाद दूसरा एक्ट था SC ST एंड एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ था मैंने वो भी बताया था आपको। जय हिंद बच्चे। चाय पीते हैं आप? हाँ चाय पीते हैं, मंगा लो सर, ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, कुछ भी डाउट है किसी का तो पूछ लो वापस से, और डाउट लेंगे ना एकदम लास्ट में। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि 16 क्लॉज 4A 4 भी नहीं बताया। हाँ, ये दिक्कत आती है। अरे 16 क्लॉज 4A 4 भी जानबूझ के नहीं बताया, उसका रीजन है। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ लो, उससे उससे ज्यादा मत पढ़ो। ठीक है, 4A क्या है? 4A में कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी है। पार्लियामेंट ने ऐड किया। रीजन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि कैचअप सीनियरिटी दिखाई जाए। तो आपको सीनियरिटी वगैरह उतना सब नहीं समझना है। बस कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का मतलब, कैचअप सीनियरिटी का मतलब ये था। क्यों फालतू में छेड़ रहे हो मुझे? ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंशनल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, ध्यान से देखो, कि कैचअप सीनियरिटी होनी चाहिए। कैचअप सीनियरिटी होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट ने इसको कर दिया कॉन्सिक्वेंशनल होनी चाहिए। मतलब जो प्रमोशन होगा ना, ठीक है, ध्यान दो, प्रमोशन कैसे होता था? एकदम सिंपल था। अच्छा चलो बता ही देते हैं। देखो 4A में क्या है बेटा, 4A 4B में मान लो कि किसी की रैंक आई। मैं आपको UPSC का बता रहा हूं। ठीक है, जनरल डिफेंस में एप्लीकेबल नहीं होती ये चीजें। ठीक है, स्पेशली रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। CSC का मान लो कोई किसी का सिलेक्शन हुआ, अब उसकी रैंक आई कैसे? 1 2 3 4। ये पर्सन जनरल है।
मत पूछा करो, ये सारी चीजें आएंगी नहीं, मतलब टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी से आता है, मतलब ये ओपन कैटेगरी से है। ठीक है, ये भी, चलो ये एससी से है, ये ओपन से है, और ये एससी से है। ध्यान दो, मान लो प्रमोशन होना है, ठीक है, अब प्रमोशन होना है, सिर्फ 2 सीट आई प्रमोशन के लिए, मतलब जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दो। मान लो सिर्फ 2 सीट आई, एक सीट आई ए, दूसरी आई बी। अरे मान लो असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट आई, असिस्टेंट सेक्रेटरी की कितनी पोस्ट आई? 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब यहां पोस्ट आई, एक जनरल की आई, मतलब एक ओपन कैटेगरी की आई और एक आई एससी की। तो बताओ किसका किसका प्रमोशन होगा? इसको ऐसे कर देते हैं, यहां भी कर देते हैं ओपन, और ये कर देते हैं एससी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब ये रैंक 1 क्या है? जनरल है। रैंक 2 क्या है? जनरल है। थ्री थ्री क्या है? एससी है। लेकिन अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट आई और ये लोग नॉर्मल यूपीएससी आईएएस क्वालिफाई है, और इनका प्रमोशन करके बनाना है, इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाना है, तो सबसे पहले ध्यान दो, तो कौन बनेगा? मतलब प्रमोशन किसका होगा? एक तो रैंक 1 वाले का होगा और रैंक 3 वाले का होगा। 2 का क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जनरल से आता है। किससे आता है? जनरल से आता है। ठीक है, लेकिन मान लो 2 साल बाद फिर से इनका प्रमोशन होना है, एकदम सिंपल बता रहा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है। मान लो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए फिर से, अब यहां पे 3 पोस्ट आ गई, ये 2 ही पोस्ट आई। ठीक है, अब यहां पे 2 पोस्ट आई, लेकिन दोनों ही जनरल की आई। दोनों ही किसकी आई? जनरल की। ध्यान दो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एससी और एसटी है ना, मतलब जो एससी एसटी है वो जनरल में फाइट कर सकते हैं। समझ में आई? पहली बात तो जनरल में फाइट कर सकते हैं। अगर इस एससी की रैंक जो है, अगर इस एससी पर्सन की रैंक 2 होती, तो इसी का प्रमोशन होता फिर जनरल में भी। लेकिन अभी कैचअप सीनियरिटी का मतलब क्या होता है? मान लो अब इसका प्रमोशन तो हो जाएगा, बट इसका प्रमोशन नहीं होगा। ये यहां नहीं जाएगा, यहां पे जाएगा कौन? मैं कैचअप सीनियरिटी की बात कर रहा हूं, यहां पे जाएगा कौन? ये ओपन, मतलब जिसकी रैंक 2 आई है। इसने कैचअप कर लिया ना, बताओ इसका सीनियर बन गया कि नहीं बन गया? मतलब जो रैंक 3 था, रैंक 3 का वापस से सीनियर बन गया, रैंक 2 की नहीं। ठीक है, ये कैचअप सीनियरिटी थी। हाँ, बच्चे ने बोला मान लो सर मेरा सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो समझ में आया। लेकिन फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने इस मतलब इस वर्डिक्ट को चेंज किया, और चेंज करके क्या कर दिया? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे कर दिया? जो यहाँ प्रमोट हो रहा है वही यहाँ प्रमोट होगा, बस और कुछ नहीं। कॉन्सिक्वेंशनल सीरियलिटी जो है बस यही है। तो 4A ये है, और 4B कुछ नहीं है। 4B में क्या होती है? सीटें कैरी फॉरवर्ड होती है। मान लो किसी का रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, स्पेशली एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी की बात कर रहा हूं मैं, तो एससी और एसटी के लिए कुछ सीट्स अगर रिजर्व है, तो वो फिल नहीं हुई, तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। छोड़ो, इसको खत्म करते हैं, अब यहां आते हैं। वो समझ में जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा तो ठीक है। ठीक है, जो बच्चा समझदार था, 4A 4B। अरे क्यों समझना तुम्हें? जिसको नहीं समझ में आया है वो वीडियो को रिवाइंड करना, देखना, ये पूछा ही नहीं जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ प्रमोशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीजें स्किप की जाती हैं जानबूझ के, क्योंकि सारा कुछ पढ़ाने लगा ना, तो 1 आध हजार क्लास लग जाएगी। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, 100 क्लास तो लग ही जाएगी। देखो, आर्टिकल 17 तक पढ़ा दिया था, वो कुछ समझाया नहीं मैंने, वो ऐसे ही समझाया। देखो, आर्टिकल 17 तक पढ़ा दिया था। अब देखो आर्टिकल 18, देखो ध्यान से देखो। आर्टिकल 18 में सिर्फ 4 चीजें कही गई हैं। क्या है आर्टिकल 18? क्या है बच्चे? बोलो क्या है आर्टिकल 18? फटाफट बोलो, कमेंट करते रहो धड़ाधड़। ठीक है,
अच्छा, ये राइट टू इक्वालिटी में आता है, बात सुनना है, मतलब कि आपको पता है ना कि कैटेगरीज हैं, टोटल 6 कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो राइट टू इक्वालिटी में आता है, 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी में आता है। तो किसी को इक्वल करने के लिए आप किसी को टाइटल बना के देके महान बना दोगे, दूसरा कैसे इक्वल होगा बताओ? किसी से अनटचबिलिटी कर रहे हो तो फिर वो कैसे इक्वल होगा बताओ? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, बिल्कुल, तो ये राइट टू इक्वालिटी में ही आता है, जो टोटल 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम एंड मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। तो देखो, अब इसमें सिर्फ 4 चीजें दी गई है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, बस यहां पे जो पढ़ा बता रहा हूं उस पर फोकस करना। पहला पॉइंट क्या है बेटा? स्टेट। स्टेट का मतलब बताया ना आर्टिकल 12, तो ये नहीं देगा क्या? नो टाइटल्स, कोई टाइटल नहीं देगा, ठीक है, टाइटल ही नहीं देगा, एक्सेप्ट, छोड़कर। कौन से टाइटल छोड़कर? मतलब मिलिट्री और एकेडमिक दे सकता है। अरे मान लो जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल, सुना है ना आपने? मेरा एक बच्चा कह रहा है कि सर ओबीसी कहाँ गया? अरे मैंने आपको बताया है ना कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, मैंने आपको आर्टिकल 16 पढ़ाया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी ही पढ़ा है, ओबीसी नहीं पढ़ाया, बैकवर्ड क्लास पढ़ाया, बैकवर्ड क्लास में सारे आ जाते हैं, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है नेशनल अवार्ड, तो अवार्ड अवार्ड है, अवार्ड टाइटल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जो अवार्ड्स हैं अवार्ड टाइटल्स हैं, सॉरी, अवार्ड टाइटल नहीं है, अवार्ड अवार्ड है, बात सुनना है, सिर्फ अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है ना कि अवार्ड है। ऐसा नहीं कि कोई अवार्ड देंगे ही नहीं, लेकिन उसको एज अ सफिक्स प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भारत रत्न मिला तो आप बोलोगे कि भारत रत्न फलाना, भारत रत्न ढिमकाना, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें? सिर्फ यहां देखो, सब छोड़ो। तो इसका क्लॉज 1 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट गिव क्या एनी टाइटल्स टू एनीबॉडी एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। मिलिट्री और एकेडमिक्स टाइटल्स दिए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? नो सिटीजन एक्सेप्ट, किसी फॉरेन स्टेट से कोई भी, भारत का कोई भी नागरिक, देखो पहले में स्टेट अवार्ड नहीं देगा, मतलब भारत राज्य कोई अवार्ड किसी को नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, नो सिटीजन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी, किसी विदेश से, विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य मतलब किसी अदर देश से कोई अवार्ड नहीं लेगा, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, अब आप बोलोगे कि विदेश से नहीं लेगा तो क्या भारत से लेगा? भारत ने पहले ही नहीं दिया, भारत ने तो दिया ही नहीं। उपाधियों का अंत है, हाँ बच्चे, ठीक है, सुनो, अब ध्यान से देखो, और यहां पे क्या है? फॉरेन सिटीजन्स, लिख सिर्फ इसलिए रहा हूं, ऑलरेडी लिखा है इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, जो फॉरेन सिटीजन्स है, देखो मैं शायद अवार्ड बोला हूं, आपने शायद, मैंने शायद बोला है, ठीक है, आई डोंट, फील्ड ऑफ मार्शल, हाँ टाइटल है या अवार्ड? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो भी, ठीक है, जो फील्ड ऑफ मार्शल है, पहली बात तो फील्ड फील्ड मार्शल, ठीक है, अभी के लिए हटा दो। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो, मिलिट्री और एकेडमिक्स अवार्ड दिए जा सकते हैं, ठीक, टाइटल्स दिए जा सकते हैं, टाइटल है, जब नाम के आगे जो लगता है उसको टाइटल बोलते हैं,
ठीक है, उसको अवार्ड नहीं बोलते हैं। तो जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, सेकंड लेफ्टिनेंट हो गया, जनरल हो गया, ठीक है, एडमिरल हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, एयर चीफ मार्शल हो गया, तो ये सारी क्या है बताओ, ये टाइटल है। वैसे ही डॉक्टर हो गया, ठीक है, तो डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, तो ये सारी चीजें जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स और मिलिट्री को छोड़कर, ठीक है। हाँ, स्टेट और कंट्री में अंतर होता है, पहले यहां देख लो फिर बताऊंगा अंतर क्या होता है। एकदम लास्ट में पूछा करो या सबसे पहले पूछा करो डाउट्स। अब इन तीन चीजों में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन तीन चीजों में क्या है, सिर्फ टाइटल्स है, सिर्फ टाइटल है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो फॉरेन सिटीजन्स, क्या सभी फॉरेन सिटीजन्स नहीं लेंगे? अरे फॉरेन सिटीजन से फर्क ही नहीं पड़ता। फॉरेन सिटीजन्स वो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, इंडिया में किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, मतलब किसी पद पे है, ठीक है, भारत में किसी पद पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या है कि कोई मतलब जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, ठीक है, वो नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा, कोई इमोलमेंट्स, ठीक है, गिफ्ट, अवार्ड या पोस्ट, ठीक है। मान लो जो भारत में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है वो फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा, क्या इमोलमेंट्स नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा, अवार्ड नहीं लेगा, कोई पोस्ट नहीं लेगा, लेकिन कौन कौन नहीं लेगा बताओ, जो भारत में वर्किंग है, मतलब किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है। दूसरी बात, अब ये मत बोलना कि किसी को मिस यूनिवर्स मिल गया और ये मिल गया वो मिल गया, ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल, क्या, नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री, सिर्फ बोल रहा है कि नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक शैल बी, क्या, एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट, स्टेट नहीं देगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पे सिर्फ सिटीजन के बारे में बोल रहा है, सिटीजन क्या करेगा, फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा कोई अवार्ड, मतलब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से, हिंदी वालों देखो, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है, नो पर्सन, मतलब जो भारत में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, मतलब भारत, देखो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कौन है, विदेशी है, मतलब राज्य के अधीन किसी भी लाभ, ये विश्वास के पद पर है, मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, तो भारत सरकार, मतलब कि स्पेशली प्रेसिडेंट की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी, मतलब विदेशी राज्य से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। अब यहाँ पे तीन जगह टाइटल है, तीनों आर्टिकल में। अब लास्ट वाले देखो, नो पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई पर्सन होल्ड कर रहा है भारत के अंदर, तो वो किसी भी विदेशी राज्य से क्या नहीं लेगा बताओ, किसी भी प्रकार का उपहार नहीं लेगा, प्राश्रमिक ये पद स्वीकार नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना, बस इतना, एकदम सिंपल है। ये चार चीजें थी, चारों चीजें होप है कि समझ में आई होंगी। हाँ एकदम सही, देखो इसलिए ना, जो टॉपिक चल रहा है और आपको उसमें से कुछ आता है तो उसको फटाफट यहां पे पोस्ट कर दो, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 19, बताओ आर्टिकल 18 समझ में आया, बताओ जल्दी, समझ में आया नहीं आया 18? हाँ जल्दी बोलो। सर सॉरी बट आई हैव क्वेश्चंस टेल मी अबाउट की सर, आर्टिकल 18 के तहत मेरा, क्या मेरे दिमाग का अदालत ये कह रहा है कि अगर कोई सरकारी नौकर वाला है, जैसे लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर जनरल, जनरल लेफ्टिनेंट एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं गिफ्ट्स नहीं लेंगे। मेरे बच्चे ज्यादा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैंने क्या बोला, तुमने लास्ट वाला देखा, वो फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा गिफ्ट। और सुनो, सर्विस में जाने, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने कहा फॉरेन स्टेट, देखो नो पर्सन होल्डिंग इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर लेगा भी तो कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान से देखो, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन क्या लेगा बताओ, फॉरेन स्टेट से, ध्यान दो, क्या, एनी प्रेजेंट, एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमेलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट, किससे बताओ, फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा, समझ में आया, फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा। और बाकी वो सारे टाइटल्स हैं,
ये समझ में आया। उसके बाद भी आप किसी भी सर्विस में जाते हो ना, तो सर्विस रूल होता है, ठीक है, सर्विस रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप एक सर्टेन लिमिट तक गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हो, उसके ऊपर लोगे तो आपको यू हैव टू कंफर्म। और जनरली दो टाइम होता है जब आप कंफर्म करते हो, एक तो ज्वाइनिंग के टाइम पे कि आप जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, जो चीजें होल्ड कर रहे हो, वो कितने की है। दूसरा जो पॉइंट है, आपकी जो मैरिज होती है ना, तो उस टाइम पे आप अनाउंस करते हो कि आपके पास प्रॉपर्टी, मतलब आपको गिफ्ट क्या मिला है, डाउरी नहीं, एक्सेप्ट डाउरी। समझ में आया। हाँ, एक बच्चा बोला फिर पीएम मोदी क्यों लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि फिर पीएम मोदी जी को बहुत सारी कंट्रीज से अवार्ड्स और टाइटल्स मिले हैं। पहली बात तो पीएम मोदी जी को जितनी भी चीजें मिली हैं, अवार्ड्स मिली हैं, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ टाइटल्स की बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पीएम मोदी जी हैं और प्रेसिडेंट से वो कंसल्ट करते ही हैं ईच बिफोर ईच एंड एवरीथिंग। ये दूसरा पॉइंट। फिर आपको ना एक और क्वेश्चन आएगा कि सर उसको मिस यूनिवर्स मिल रहा है, उसको कोई ये एकेडमी ये अवार्ड दे रही है, वो दूसरा अवार्ड दे रही है, मतलब बहुत सारी चीजें आएंगी कि एक इंडियन आइडल डांसर शोज है, उसने उसको अवार्ड दिया। सुनो, वो स्टेट नहीं है, मैंने बोला नो फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा और स्टेट नहीं देगा। एक बच्चा, मैंने बोला तो डाउरी हटा के अब बोल रहा है बच्चा कि डाउरी लेके डाउरी अनाउंस करेगा। अरे डाउरी नहीं, गिफ्ट अनाउंस करोगे, डाउरी डाउरी अनाउंस करोगे तो चले जाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना बदमाश बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। और कोई डाउट है? इसमें बहुत सारे डाउट आएंगे, कुछ नहीं, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चार चीजें पूछी जाएंगी, चारों चीजें याद रखो हमेशा। टाइटल 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 यूज हुआ है 3 क्लॉज में, लास्ट वाले में क्या गिफ्ट यूज हुआ है, जो फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता कोई। ठीक है, अब सुनो आर्टिकल 19 देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। अब यहां पे है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या है बताओ फटाफट। बदमा ठीक है, सुनो मेरी बात, ध्यान से देखो। बच्चे तो ऐसे ऐसे नाम देते हैं ना कि अपने टाइटल, मुझे टाइटल दे रहा बच्चा हमारा। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ, बताओ भाई, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में लिखो, हिंदी में मैंने ऑलरेडी लिखा है, परेशान मत हो। अब यहाँ पे सारी जगह राइट टू फ्रीडम है, मतलब कि इंडियन सिटीजन शैल हैव राइट। इंडियन सिटीजन, मैंने क्या बोला था, कौन से आर्टिकल, 15, 16, 19, 29, 30, मैंने बोला था, बहुत बार बोलूंगा। तो 15, 16, 19, 29, 30, सर हम स्टेट लेवल फुटबॉल खेलते हैं और हमें सर्टिफिकेट मिला है। अब ना, अब मारूंगा सबको मैं पकड़ के। राइट टू असेंबल, एक बच्चा बोला मैं स्टेट लेवल क्या फुटबॉल खेलता हूं, मुझे सर्टिफिकेट मिला है। क्या मिला है सर्टिफिकेट? तुम्हें क्या नाम दे दिया गया? हाँ, फ्लाइंग फुटबॉलर टाइटल दे दिया गया स्टेट द्वारा? नहीं ना, सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, धीरज सर को, अरे वाह, क्या बात है। ठीक है ठीक है, ये टाइटल आपने दिया है तो धीरज सर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को इवन फादर ऑफ नेशन, मैं बोल रहा हूं ना, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा गया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कंफर्म किया है कि उन्हें स्टेट ने नहीं दिया, भारत ने नहीं दिया। भाई लोग प्यार से उनको बुलाते हैं, अलग बात है, लोग किसी को कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राइट टू मूव थ्रोली, देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूं, है बच्चे राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। एकदम सिंपल है, पहला काम क्या करोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मतलब आप बोल सकते हो कुछ भी नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। हाँ,
ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। देखो अब यहां पे क्या है, राइट टू फॉर्म, क्या बताओ, एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। ठीक है, बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, राइट टू मूव फ्रीली, कहां, सुनो, रोना स्टार्ट मत करना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इस पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है और भी है, क्या है, पहले देखो सारे राइट्स देख लो, इसमें टोटल 6 राइट्स हैं अभी। ठीक है, राइट टू एकदम सिंपल सिंपल है, याद कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। और किसको किसको डर लग रहा है कि इतने सारे आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, बताओ। सुनो, अब ये सारी चीजें देखो, अब इसमें एक और आर्टिकल है, इसके बाद एक आर्टिकल था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, क्या था, राइट टू होल्ड, डिस्पोज, एक्वायर प्रॉपर्टी, वो हटा दिया गया। ठीक है, फ्रॉम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसको बना दिया गया क्या, लीगल राइट। लीगल राइट क्या, अंडर आर्टिकल 300 ए। अब उसमें क्या लिख दिया गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अथॉरिटी मेक बाई लॉ। ठीक है, मतलब लॉ के द्वारा प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है, अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बनाया, ऐसा कुछ भी बनाया, कोई भी लॉ बनाया, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ली जा सकती है। अब उसमें लॉ लिखा है तो ऑर्डनरी लॉ किसी भी लॉ से ले सकता है। याद करने से, अच्छा बोलो, पढ़ने से डर नहीं लगता, याद करने से याद हो जाएंगे, मैं याद करवाऊंगा ना, टेंशन मत लो। और ये आर्टिकल आपको सिर्फ, देखो सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला था कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज तक कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल है नेचर में, उसके बाद तो आपको सिर्फ समझना ही है। ठीक है, राष्ट्रपति भाई साहब को चुनाव कैसे होता है, बाकी चीजें। अब सुनो, अब ये बेटा बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप किसी को कुछ भी नहीं बोलोगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, एकदम लेटेस्ट बताया था, कौशल किशोर वर्सेस, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या बताया था, ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कौशल किशोर केस में, कि जो आर्टिकल 14 और 19 है ना, वो इंडिविजुअल के विरुद्ध भी उपलब्ध होगा। समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। ध्यान से देखो, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मतलब आप बोल सकते हो, खुद के एक्सप्रेस कर सकते हो। बोलना क्या होता है, अब एक्सप्रेशन किसी भी माध्यम से होता है, किसी भी माध्यम से किसी चीज को लिखकर, ठीक है, विजुअली दिखाकर, मतलब आप फोटो बना के किसी चीज को पोस्ट कर सकते हो, तो वो एक्सप्रेशन है। सिर्फ बोलने का मतलब एक्सप्रेशन नहीं होता, बोलना मतलब आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात, ध्यान से देखो। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके पास, लेकिन इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मोरालिटी एंड डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री, मतलब इन सारी चीजों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसा नहीं कि आपको बोलने का हक दे दिया गया है तो कुछ भी बोलोगे। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को इंसाइट नहीं कर सकते आप, किसी चौराहे पे खड़े होकर किसी को भड़का नहीं सकते हो कि भाई साहब चलो दंगा करते हैं, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो ये क्या है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो आप समझो एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। देखो कैसे याद करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। क्या है, सबसे पहले तो आप बोलोगे,
बोलोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। फिर उसके बाद आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, उसके जस्ट बाद आप ना आप क्या कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो। मान लो आपको बोलना है, डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन नॉर्मल प्रदर्शन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बात को नोट कर लेना, और लेट के जो वीडियो देख रहे हो ना, सुबह सुबह पढ़ाने लग गया तो आराम से कंबल के अंदर ही होंगे आधे लोग, मुझे पता है, ठीक है। अब सुनो, उठ जाओ और पेन ले लो और लिखो, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल रूलिंग में पहली बार तो सुप्रीम कोर्ट यही नहीं पता लगा पाए कि जो स्ट्राइक है, मतलब उन्होंने बताया ही नहीं कि स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक लीगल है कि इलीगल है, क्या है, ग्रे एरिया है, स्ट्राइक लीगल है कि इलीगल है, नहीं पता। तो स्ट्राइक की का स्टेटस क्या है, स्ट्राइक ना तो लीगल है ना ही इलीगल है, पहली बात। जो बंद होता है, बंद बंद मतलब कोई बोल दे कि आज ये पूरा जो एरिया है वो बंद रहेगा, तो बंद इलीगल है। कोई बंद नहीं बोल सकता, बंद बोला तो फिर वो इलीगल है, फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। मैंने क्या बताया कि कोई भी पर्सन हो, ये इंडिविजुअल के विरुद्ध भी लगेगा। समझ में आया? तो बंद क्या है, वो इलीगल है। बंद समझ रहे हो ना, कोई जगह बंद कर देना, कंप्लीटली बंद कर देना, ये समझ में आया? डेमोन्स्ट्रेशन नॉर्मल अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि आपने वो काम छोड़ दिया, करूंगा ही नहीं, ठीक है। प्रदर्शन का मतलब आप प्रदर्शन कर रहे हो, काम भी कर रहे हो प्लस प्रदर्शन भी कर रहे हो, तो डेमोन्स्ट्रेशन लीगल है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, लीगल है। स्ट्राइक क्या है, ना लीगल है ना इलीगल है। बंद क्या है, बंद इलीगल है। इस बात का, इन तीनों चीजों का ध्यान में रखना, ठीक है। मेरा एक बच्चा वर्दी में बैठा हुआ, आज ड्रिल हुआ है, ठीक है। देखो, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, दूसरा क्या है कि आप इकट्ठे तो हो सकते हो, ऐसा नहीं कि आर्म्स एंड एमिनेशन लेके पूरा शस्त्र अस्त्र शस्त्र लेके इकट्ठे हो गए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बता दिया, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा, पहली बात तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मतलब, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या होता है बताओ। पब्लिक ऑर्डर का सीधा सा मतलब हुआ कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, मतलब आपकी वजह से कोई इधर उधर, मतलब कैओस नहीं आना चाहिए, किसी की वजह से कैओस नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब राइट, आप फॉर्म कर सकते हो, क्या फॉर्म कर सकते हो, कोई एसोसिएशन कोई ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। कोऑपरेटिव बना सकते हो, कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको अमूल मिलेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव में क्या होता है, मान लो 10 लोग मिलके सोच रहे हैं कि चलो, किसी के पास मान लो पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, फिर उन्होंने 10 लोग मिलके या 100 लोग मिलके या 1000 लोग मिलके या पूरा गांव मिलके या पूरा मोहल्ला मिलके उन्होंने कोई साथ में कोई काम स्टार्ट किया। मान लो चलो जैसे अमूल का कैसा काम है, देखो मिल्क प्रोडक्ट का कितना बड़ा काम है, ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, समझ में आया? तो वो साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे सदस्य हैं, साथ में मिलके काम करते हैं। इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है जैसे अंबानी अडानी का है कि वो अकेले चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सारे लोग मिलके चला रहे हैं, जो प्रॉफिट होता है सारे लोग मिलके काम करते हैं। काम इन द सेंस, मान लो अगर मैनेजमेंट भी करना है काम, क्या वो पकड़ के दूध निकालते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं, सारी चीजों को मैनेज करते हैं, साथ करते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यूनियन बना सकते हैं कोई, ठीक है, कोई भी यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब एकदम सिंपल है। अब देखो ये तीन चीजें आपको याद ही हो गई, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा क्या है बताओ, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये हो गया। तीसरा क्या है, एकदम सिंपल सा है, तीसरे में कुछ है ही नहीं, क्या, राइट टू फॉर्म क्या, यूनियन एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, तो देखो चौथा और पांचवा साथ में याद करोगे, कैसे साथ में याद करोगे, एक तो है कि राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी वो टहल सकता है, कहीं भी घूमने जा सकता है कोई भी पर्सन, बताऊंगा। इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताया आपको, इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है एसोसिएशन वाले में, ठीक है। तो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखा जाएगा, इसमें भी ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एसोसिएशन ऐसा यूनियन बना दोगे कि चलो आज पाकिस्तान का साथ देते हैं, तो ऐसा नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, और तीसरी सबसे बात मोरालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो तीन चीजें। अब देखो यहां पे ध्यान दो, डी में मतलब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, अब यहां पे देखो डी, अब इसमें डी और ई साथ में याद करो, क्यों, पहले में तो है मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपके पास राइट है, अरे इंडियन सिटीजन हो ना, इसीलिए तो सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं कि आप किसी स्टेट से आते हो तो बस वहीं टहल सकते हो, ठीक है। हाँ, एक्स गोकुल धाम,
सुनो, एक बच्चा बोल रहा है एक्स गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब वहां पे रहने वाले लोग किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, किसी ने सोसाइटीज बनाई है, कई लोगों ने मिलकर बनाई है, ठीक है, और वो साथ में चला रहे हैं, देन दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले डी और ई देखो, डी और ई क्या है। तो एक में है तो राइट टू, क्या राइट टू फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आपके पास स्वतंत्रता है किस चीज का, भारत के किसी भी भाग में घूमने का अधिकार है, मतलब भ्रमण करने का अधिकार है, घूमना, घूमना तो गोल गोल होता है, ठीक है। दूसरी बात, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन कल्चर, कल्चर इन सोसाइटी, नहीं, तो फंडामेंटल राइट्स है सर, पता नहीं, रुको पहले ये जो पढ़ाने तो। अब सुनो, राइट टू रिसाइड एंड सेटल, मूव कर सकता है और रिसाइड एंड सेटल भी कर सकता है, सेटल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों पे रिस्ट्रिक्शंस है। दोनों पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है बताओ। दो रिस्ट्रिक्शंस है, एक तो जनरल पब्लिक ऑर्डर, जनरल पब्लिक ऑर्डर, और शेड्यूल इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट में रोका जा सकता है। मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा नहीं कि सेंटिनलीज आइलैंड पे चले गए तुम, वहां पे जो शेड्यूल ट्राइब रह रहे हो उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, खुद ही डिस्टर्ब हो रहे हो। समझ में आया? क्या है ये, चरने का अधिकार। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल हो गया। अब सुनो, अब देखो कितनी अच्छी बात है। अब इतना बड़ा आर्टिकल देखो, ये इन्होंने वन और ए बनाया और इसी में इनका काम हो गया। इसका जो सब क्लॉज, मतलब 19 सब क्लॉज, 19 क्लॉज 2 है ना, तो 19 क्लॉज 2 में इसका रिस्ट्रिक्शन दिया गया और कुछ नहीं। 19 क्लॉज 2 क्या है कि इसका रिस्ट्रिक्शन दिया गया, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, कहां कहां पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं चलेगा, बताया था ना, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज नहीं है, फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है, कंटेंट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है, मतलब इन आधार पर पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, फिर वहां पे अपना राइट टू फ्रीडम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो ये 19 क्लॉज 2 में हो गया। फिर 19 क्लॉज 3 में, 3 में क्या है, 3 में यहां पे देखो, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है, तो इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बता दिया था ना कि क्या, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, दो दो पॉइंट। देखो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहां पे देखो, हिंदी में देख लो। तो क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है, मैंने आपको बताया कि आप लिख के कोई चीज, मतलब तो अगर लिख के कर सकते हो तो फ्रीडम ऑफ प्रेस तो इसी में आएगा। अपने विचारों का आसार प्रसार कर सकते हो। आपका जो टेलीफोन टाइपिंग होता है ना, राइट टू प्राइवेसी का है आर्टिकल 21 में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, लेकिन जो फोन का टाइपिंग है ना, उसके विरुद्ध अधिकार है इसमें, ठीक है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, हड़ताल का नहीं, वो मैंने आपको बता दिया, बंद, स्ट्राइक और ये सारी चीजें। और सुनो, ऐसा नहीं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो किसी को सरकार पकड़ लेगी, राज्य ना पकड़ लेगी और उसको मारेगी और बोलेगी बोल बोल बोल, तो ऐसा भी नहीं है। तो यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वही कंटेन करता है अपने अंदर राइट टू कीप साइलेंस ऑल्सो, मतलब वो बोले ना बोले फिर वो भी उसका अधिकार है। नहीं तो राइट टू फ्रीडम है तो जबरदस्ती बुलवाओ किसी को पकड़ के, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या था, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, इंग्लिश में ऑलरेडी बता दिया था, तो शोर मत मचाना। तो ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये हो गया। अब ध्यान दो, अब इसमें क्या बताया कि भारत की संप्रभुता, ठीक है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, तो इन दो चीजों के बेस पे क्या कर सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां दिया गया बताओ, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां दिया गया है, 19 क्लॉज 2, जानने की जरूरत है नहीं है, ये 19 क्लॉज 3 में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो मैंने आपको बता दिया 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है, और ये सेम हो जाएगा, मतलब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है तो ये भी हो जाएगा। कोई आर्टिकल वार्टिकल याद मत रखो, सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट्स बता रहा हूं उतना याद रखो, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो एक लास्ट है, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ डी तक बताया था आपको, क्यों, लिखने की जगह नहीं थी। अच्छा, अब बोलोगे चलो ठीक है, लिखने की जगह दूसरा पेज लेते हैं। मैंने क्या बोला, ठीक है, ई तक बताया। अब देखो ध्यान से,
एफ में क्या था बच्चे, बताओ। एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज, क्या प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं प्रॉपर्टी ले लिया और सिर्फ उसको रखने का अधिकार, तो ये था, ये रिमूव्ड हो गया, क्या हो गया, रिपील्ड, और इसको बना दिया क्या, लीगल राइट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको हटा के क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। अभी उसका आर्टिकल क्या है, 300A। इस बात का ध्यान रखना, जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना, उसका मतलब है कि वो बाद में ऐड हुआ है। मैं बताऊंगा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर तो कोई मान लो कोई वर्कर है या कोई पर्सन है जिसको पुलिस पकड़ के पीट रही है, पहली बात तो पुलिस पीट नहीं सकती, ठीक है, पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया। दूसरा पॉइंट बच्चा कह रहा है, तो मान लो कोई चुप है तो उसको चुप रहने का अधिकार है। हाँ, पुलिस बोल देगी मैं तो पब्लिक वेलफेयर में पीट रहा हूं, पहली बात तो पीट नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे अलग अलग राइट्स होते हैं, ठीक है। सेल्फ इंक्रीमेशन नहीं हो सकता, किसी कोई अपनी बात कबूल ले, कोई अपनी ही बात कबूल ले, तो वो कोई पहली बात तो वो विटनेस नहीं होगा, अपने ही मामले में कोई खुद विटनेस नहीं होता। मैं बताऊंगा ना, इतना अभी जो पढ़ा रहा हूं बस उतना समझो, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला है वो क्या है बेटा, ठीक है, राइट टू डू, राइट टू परफॉर्म या डू बोल सकते हो, एनी प्रोफेशन। प्रोफेशन बिजनेस दोनों ही है, तो प्रोफेशन ऑफ वंस चॉइस, मतलब आप अपनी चॉइस का प्रोफेशन कर सकते हो, ठीक है, या बिजनेस कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ध्यान दो, अब इसमें भी क्या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में जो राज्य है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब इसमें दो तीन चीजें, रॉन्ग वर्क वाला, रॉन्ग वर्क वाला, सर तो कोई रॉन्ग वर्क करे और पुलिस पकड़ के पीट रहे, गलत काम करे, देखो वो कुछ भी करे, कोई गलत काम कितना भी कर ले, तो पुलिस नहीं होती कि पुलिस जो है उसको पकड़ के पीटेगी और पुलिस वो कबूल करवाएगी। पुलिस तो जुडिशरी है नहीं, और पता कैसे कि वो रॉन्ग है, वो सिर्फ उसको डिटेन कर सकती है, पकड़ कर सकती है, या फिर मतलब डिटेन या अरेस्ट कर सकती है, बस इतना ध्यान रखना, और कुछ नहीं कर सकती पुलिस, ठीक है। वो रॉन्ग किया है कि राइट किया है वो जुडिशरी के सामने तय होगा, कोई नहीं बोल सकता। आप पहले से ही नहीं बता सकते, भले ही कोई मर्डर करके चला जाए, पहले और सारे के सारे सबूत हैं, पहले से आप क्यों बता सकते हो, कि कैसे बता सकते हो कि उसने रॉन्ग वर्क किया, ठीक है। होते हैं कुछ ऐसे केसेस होते हैं, बताऊंगा अभी। बोल रहा हूं ना कि फालतू की चीजों में मत जाओ, क्योंकि आप मुझसे पूछोगे फिर मैं अपना ज्ञान बांटूंगा। देख रहे हो 4 क्लासेस हो गई हैं, और फिर बच्चे पूछेंगे क्या कि सर 4A और 4B नहीं बताया, 16 क्लॉज। अब देखो सुनो, सबसे लास्ट वाला क्या है, ये समझ में आ गया, ये सारी चीजें एकदम बता दिया मैंने। क्या कर सकते हैं, संघ, यूनियन, सहकारी समितियां बना सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल, कंपनियां, संगठन, सारा कुछ बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या मैंने आपको बताया कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता, ठीक है, मोरालिटी भी ध्यान रखनी है। किसमें मोरालिटी, किसमें, यूनियन टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो ध्यान से, अब इसमें इसमें मतलब कि भारत के पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने और रेसाइड और सेटल होने, मतलब बसने का अधिकार, रिसाइड और सेटल का मतलब बसने का अधिकार कहीं पे है। तो इसमें एक ही चीज जो रिस्ट्रिक्शन है, ये दोनों में सेम ही है, ठीक है। क्या है कि आम जनता के हितों, मतलब जनरल पब्लिक ऑर्डर, और जनजाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी नहीं है इसमें, ना ओबीसी है, इस बात का ध्यान रखना। ये हटा ही दिया गया, तो ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ठीक है। अब इसमें है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। लेकिन आप देखो, अब स्टेट ऐसे प्रावधान बना सकती है, आप बताओ, मेरी मर्जी कर रही है कि मैं एक ट्रेड करूंगा, मैं बन जाऊंगा डॉक्टर, और मुझे आता है एक अक्षर नहीं मेडिकल का, ठीक है, तो ऐसे ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगा, कोई ऐसे ही बहुत बड़ा प्रोफेसर और सर्जन नहीं बन जाएगा। समझ में आया, मैं कहूं कि नहीं मुझे जो है
सीडीएस बना दो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और मैं सारे काम करूंगा, ये मैं खुद ही बन के टहल रहा हूँ। वो एक फर्जी आईपीएस तो आपने देखा ही होगा। तो स्टेट प्रावधान बनाएगा, आप ऐसे बिना किसी डिग्री के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब यू हैव राइट, बट क्या जनरल पब्लिक हेल्थ ध्यान में रखना होगा, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक स्टेट में ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट। और सुनो, कुछ ऐसे प्रोफेशन है, कुछ ऐसे ट्रेड है, ठीक है, जो कुछ ऐसे ट्रेड है जहां पे स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि ये ट्रेड जो है, ये व्यापार सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही पर्सन करेगा, या मैं ही खुद करूंगा, क्योंकि बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी तो हैं, तो वो कर सकता है। तो बस इतनी सी चीजें थी, ठीक है, बस इतना था और कुछ था ही नहीं, एकदम सिंपल था। ठीक है, आर्टिकल 18 समझ में आया होगा, आर्टिकल 19 समझ में आया होगा। 19 में क्या है, पहला बताओ, 19 में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या है बताओ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, असेंबल होंगे, क्या, राइट टू असेंबल बट विदाउट, मतलब विदाउट आर्म्स, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, समझ में आया। फिर तीसरा क्या है कि वो फॉर्म कर सकता है कि यूनियन एसोसिएशन, ठीक है, यूनियन और एसोसिएशन, ये फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या है, वो मूव कर सकता है, मूवमेंट हो सकता है उसका, भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, समझ में आया। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो रिसाइड एंड सेटल हो सकता है, मतलब मूव कर सकता है तो वहां बस भी सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है बताओ, उसके बाद है कि मान लो कोई ऑक्यूपेशन कर सकता है, कोई ट्रेड कर सकता है, ठीक है, सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मैंने आपको बताया, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या पूछना है बच्चे, उसमें कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड, देखो, टेल मी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। हाँ बच्चे, क्या टेल मी, पूरा तो बोलो, ठीक है। आर्टिकल 20 कहता है, अब इसमें कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, इसमें आपको राइट है, ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड। अब इसमें तीन चीजें हैं, एकदम तीन चीजें ध्यान देना, आर्टिकल 20 में एकदम सिंपल है। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब ऐसा लिखा नहीं गया उसमें, लेकिन ये पॉइंट याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगी यूपीएससी। आर्टिकल 19 में कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। दूसरा है नो डबल जीओ पार्टी। बताओ, किसी को कुछ नहीं आया समझ में तो पूछ लो। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ऊपर देखिए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, हाँ सही है, ठीक है। हाँ अभिषेक सही है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब आर्टिकल 20 ये तीन चीजें कहता है, ठीक है। अब अगर आप आर्टिकल 21 देखोगे ना, तो इसमें लिखा नहीं गया है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, उसमें लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट, छोड़ो ये मैं बता रहा हूं क्या है, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब इसमें आपको कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। प्रोटेक्शन कैसे दिया गया है, मान लो कोई कन्विक्टेड होता है तो उसको कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। पहली बात तो ये कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब क्या क्या दिया गया है, पहली बात ये बच्चे, नो एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब सिंपल सा ये हो गया, मान लो अगर किसी ने कोई क्राइम, ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है। मान लो किसी ने कोई क्राइम किया, किसी ने कोई क्राइम आज किया, ठीक है, आज की डेट में किसी ने कोई क्राइम किया, तो उसको इससे पहले, आज 2 दिसंबर आई थिंक,
मान लो कोई ऑफेंस किया इसने, कोई क्राइम किया, कोई ऑफेंस किया, तो कल तक मान लो उस चीज की सजा थी 5 इयर्स, और आज है इसकी सजा कितनी, 3 इयर्स। और मान लो दिसंबर कहाँ गया, फ्रॉम टुडे, अब इसमें लिख देता हूं मैं 10th ऑफ दिसंबर। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा है नहीं। सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहली बात तो ये जो है कि टिल 1 दिसंबर, मान लो अगर कोई ऑफेंस किया, किसी ने कोई भी क्राइम किया, ध्यान से सुनो, कोई भी क्राइम किया, तो जिस डेट को क्राइम किया है उस डेट को जो उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट होगा वही अप्लाई होगा, दूसरा नहीं अप्लाई होगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? मैंने बोला मान लो अगर कोई पर्सन है, उसने कल से पहले अगर सजा की थी किसी क्राइम के लिए, तो उसको 5 साल की सजा मिल सकती है, लेकिन सजा क्या हो गई, कम। तो इसको सजा कम तो मिल सकती है, लेकिन इसको ज्यादा नहीं मिल सकती। कम वम वाला छोड़ दो, तुम ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये समझो कि टिल 1 दिसंबर मान लो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, 1 दिसंबर तक मान लो अगर कोई पर्सन है, उसने 1 दिसंबर या उससे पहले अगर कोई सजा की थी, कोई क्राइम किया था और उसके लिए सजा थी 5 साल, तो उसको सिर्फ कितनी सजा मिलेगी बताओ, 5 साल। लेकिन मान लो उसने कोई क्राइम किया, ठीक है, और आज से उसकी सजा कितनी है, 3 साल। कितनी है, 3 साल। तो उसको 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिलेगी। पहली बात, उसको 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिलेगी। क्राइम उसने आज किया है ना, और उस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है, वो 3 इयर्स है। अब 5 इयर्स उसको कैसे मिलेगा, क्योंकि उसने क्राइम तो आज किया, पहली बात। दूसरी बात, मान लो ये बढ़ भी जाए, ठीक है, जिस डेट को उसने क्राइम किया है और उसके बाद पनिशमेंट बढ़ भी जाए, तो भी क्या होगा, क्या अप्लाई होगा, 3 इयर्स ही अप्लाई होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, ऐसा कहां पे, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होता है बच्चे। सिविल लॉ में ऐसा अप्लाई नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ बता ही दिया था, तो कंफ्यूज मत होना। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसा होता है, सुनो, वोडाफोन का केस आपने सुना होगा, या मल्टीपल केसेस होते हैं आपने, मतलब बहुत सारे ऐसे हर्षद मेहता लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गुजराती अस्मिता फाड़ो छी ना, तो उन्होंने क्या किया, तो बट वो सिविल केसेस थे। अब सिविल केसेस में कोई फ्रॉड करता है, कोई पैसे का इधर उधर करता है, कोई किसी की जमीन ले लेता है, तो उसमें कर सकता है। उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लो क्राइम किया था उसने 10 साल पहले, 10 साल पहले बहुत होशियार बन रहा था और उसने कोई क्राइम कर दिया और पैसे का इधर उधर कर लिया, या किसी की जमीन हड़प ली, तो जो गवर्नमेंट है अगर उसने सिविल लॉ बनाया, आज आज लॉ बनाया कि उससे कितने पैसे वसूल करेंगे या कितना क्या करेंगे, तो वो अप्लाई होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगा, मतलब वो पीछे जाके भी अप्लाई होगा। बात समझ में आया? लेकिन यहां पे अगर मान लो कोई क्रिमिनल लॉ है, किसी ने अगर कोई क्राइम कर दिया है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी क्राइम अगर किसी ने किया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट आज ये कानून बना देगी कि 5 साल पहले जिसने कोई क्राइम किया था, जैसे आज मान लो मर्डर की मैक्सिमम, मैं हाइपोथेटिकल, अगर मान लो मर्डर की मैक्सिमम पनिशमेंट अगर 1,000 साल है, ठीक है, ठीक है, ये देखो मैक्सिमम डेथ है, ठीक है, मैक्सिमम डेथ है, इसका मतलब डेथ नहीं है, जो रियल में है मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम डेथ है, इसका मतलब डेथ नहीं है, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है। तो मान लो मर्डर किया किसी ने, ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, डेथ है। और अगर इसी मैक्सिमम पनिशमेंट को मैं मान लेता हूं कि सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट है, और कल को गवर्नमेंट ये बोले कि नहीं, जो आज के 5 साल पहले जिन्होंने मर्डर किया था ना, अब सबको मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम पनिशमेंट उठा के डेथ कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आज तक लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो आज से पहले जितने लोगों ने भी मर्डर किया है, सबको लाइफ इंप्रिजनमेंट से ज्यादा नहीं मिल सकता। जो आज के बाद क्राइम करेगा, जो आज के बाद मर्डर करेगा, उसको मिलेगा डेथ पेनाल्टी, कैपिटल पनिशमेंट।
वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन सिविल लॉज में ये अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई कहां होता है, क्रिमिनल लॉज में, इस बात को ध्यान रखना। नो डबल जीओ पार्टी क्या है? ठीक है, नो डबल जीओ पार्टी क्या है, पहले इसको हटाते हैं, ये देखते हैं। नो डबल जीओ पार्टी क्या है? किसी को दोबारा, ठीक है, किसी को दोबारा एक ही ऑफेंस के लिए, किसी ने एक बार मर्डर किया तो उसको ऐसा नहीं कि 2 बार लटकाएंगे, समझ में आया, या उसको 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे, ऐसा नहीं है। उसको, ये मान लो किसी ने कोई क्राइम किया और उसको एक बार सजा मिल चुकी, ठीक है, उसको सजा मिल चुकी कितना, 5 ईयर्स। अब फिर से कोई जाके ही नहीं बोलेगा नहीं 5 ईयर्स तो मुझे बहुत कम लग रहा था, तो उसको दोबारा सजा बढ़ाओ 10 साल 20 साल, ऐसा नहीं है। नो डबल जीओ पार्टी होगी, मतलब एक बार कोर्ट में सुनवाई हो गई तो हो गई। अब बोलोगे आपकी सर कोर्ट में सुनवाई हो गई, फिर वो हाई कोर्ट गया, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, तो वो अपील है, ठीक है, वो डबल जीओ पार्टी नहीं है, फिर वो उसकी सजा कम कर सकते, ज्यादा कर सकते, दैट डिपेंड्स। समझ में आया? सिंपल क्या है, आप ये समझो कि नो डबल जीओ पार्टी, किसी को एक ही क्राइम के लिए, फॉर द सेम क्राइम, फॉर वन क्राइम, किसी ने अगर चोरी की, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक पर्सन है ए, अब ये बहुत स्किल्ड चोर है, मतलब बहुत बड़ा चोर है मान लो, अब इसने चोरी की और इस बेचारे को सजा मिल गई कितना बताओ, 5 साल, ठीक है, इसको 5 साल सजा मिल गई। ध्यान से समझना, क्या ही बता रहा था मैं, भूल ही गया खुद कौन सा एग्जांपल दे रहा था। तो इसने अगर 5 साल सजा की, 5 साल सजा मिली, तो उसको उसी चोरी के लिए, और इसने चुराया क्या था, मान लो कोई कार चुराई थी, एक ब्यूटीफुल कार चुराई थी इसने, यहां पे लिख दे रहा हूं, इसने कोई कार चुराई और उसको सजा मिल गई कितनी, 5 साल। समझ में आया? तो अब वापस से कोई दूसरा पर्सन जाके क्लेम नहीं करेगा, मान लो आज किसी और ने एफआईआर किया है, कल उसके चचा चले जाएं और बोले कि गुरुजी वो हमारे भतीजे की कार चुराई थी, अरे भतीजा पहले ही सजा दिलवा चुका है बेचारे को, तो सेम क्राइम के लिए उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। पहली पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया? आप कहोगे लेकिन ये वापस से जेल से निकला और स्किल्ड चोर है, मैंने बताया, इसने दोबारा चोरी की तो उसके लिए तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, सेम क्राइम के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो इसका तीसरा पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। हाँ, यहां पे भी एक एक्सेप्शन था, मैंने आपको बताया नहीं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। मान लो किसी ने कोई ऑफिस में कोई काम किया और कोई ऑफिस में कोई गलत काम कर दिया, ऑफिस वाले उसको सजा दे दिए, तो अब वो कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब हमको तो ऑफिस से सजा मिली गई, आप कैसे वापस से सजा दोगे, तो ये काम नहीं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, डिपार्टमेंट में हो सकता है। समझ में आया? आया कि नहीं? और सर जिसका केस पेंडिंग है उसको कौन सा पनिशमेंट मिलेगा? एक बच्चा बोला है जिसका केस पेंडिंग है उसको कौन सा पनिशमेंट मिलेगा? बच्चा ये टोटल डिपेंड करेगा कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे, मतलब कोर्ट जो चाहेगा वो मिलेगा। मान लो कोई बंदा बंद है, कोई जेल में, ध्यान से सुनो, अब देखो पेंडिंग वाले 2 केस में, मान लो कोई बंदा जेल में बंद है और सजा कम हो गई है, मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया उसी ऑफेंस में सजा को कम कर दिया, कम कर दिया, तो ये कोर्ट पे है कि वो सजा कम कर देगा या नहीं। पहली बात, ये डिस्क्रिप्शन और टोटल किसकी, कोर्ट की। लेकिन अगर सजा ज्यादा हो गई तो उसको उससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी जिस डेट को उसने सजा क्राइम किया था, तो क्राइम डेट लिया जाएगा ना कि पेंडिंग डेट नहीं लिया जाएगा। मैं एक आदमी मार दे और कोई जेल चला जाए, पर हो तो क्या जेल गया है आदमी, बाहर आके फिर से उसे मार दे दो, अरे ठीक है, मतलब दोबारा सजा करेगा तो उसके लिए तो अलग से केस चलेगा ना। एक ही पर्सन के ऊपर 10 केस नहीं चल सकता है क्या? 10 केस चल सकता है, 10 क्राइम करेगा, 10 केस चलेगा। जेल में एक बच्चा पूछ रहा है कोई जेल में बंद है उसको, ठीक है, फिर वो छूट के आया, फिर उसने क्राइम कर दिया, तो वो तो मैं बता ही रहा हूं। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है डिपार्टमेंटल कोर्ट दोनों से सजा मिल सकता है, मिल सकता है। समझ में आया? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, वहां से सजा मिल सकता है, कोर्ट से मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या एक्सेप्शन है बताओ? इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, दो मैंने लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में क्या है बताओ? नॉट एप्लीकेबल। सुनो,
तीसरा पॉइंट क्या था? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या है बच्चे? मतलब किसी ने अगर कोई क्राइम किया है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको वही क्राइम एक्सेप्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। मतलब पहली बात तो अगर मान लो कोई पर्सन ए है, उसने कोई क्राइम किया, तो उसको जबरदस्ती पुलिस मार पीट के ये नहीं बोलेगी कि तुम स्वीकार करो कि हाँ तुमने कोई क्राइम किया। और दूसरी बात, अगर कोई सेल्फ इंक्रिमिनेट कर रहा है ना, तो कोर्ट वैसे भी उसकी बात मानती नहीं है। किसी ने बोला नहीं ये क्राइम मैंने ही किया है, तो कोर्ट ऐसा नहीं होगी कि उसकी बात मान ली, हाँ इसने कह दिया तो इसको लटका दो फांसी पे। नहीं नहीं, कोर्ट तब भी सारे एविडेंस देखती है, चाहे वो नार्को एनालिसिस हो। इसमें देखो, इसमें एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है इसमें? ठीक है, एक तो स्पेसिमेन सिग्नेचर वगैरह हो गया, मान लो सिग्नेचर मांग रहे हैं तो सिग्नेचर तो करोगे करोगे ना। अब आप बोलोगे नहीं सिग्नेचर करूंगा तो सेल्फ इंक्रिमिनेट हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। ब्लड सैंपल हुआ, सीमन सैंपल हुआ, या डीएनए हुआ, डीएनए टेस्ट हुआ, नार्को एनालिसिस हुआ। एक एक तेलगी करके केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ नार्को एनालिसिस कर रहा है तो भी कर सकता है। अब आपने ये तो सुना ही होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मेरी बात ध्यान से समझ लेना कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको ये नहीं पता होगा कि अगर उसने किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कोर्ट उसकी बात मान लेगी। नहीं, ऐसे कैसे मान लेगी? तब भी कोर्ट को एविडेंस चाहिए। किसी ने बोला ना कि उसने वो मर्डर खुद ही किया है, फिर भी कोर्ट को एविडेंस चाहिए, किया है कि नहीं किया है। कहीं ऐसा ऐसा एक ना रियान इंटरनेशनल स्कूल करके था। अब रियान नाम तो है इंटरनेशनल स्कूल। अब उस केस में हुआ क्या कि बच्चे का वहां हो गया मर्डर, एक छोटे से बच्चे का मर्डर हो गया। पुलिस ने पकड़ लिया कंडक्टर को, और उसको मार मार के ना उसने खुद ही जाके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है। बाद में फिर सीबीआई को केस गया ना, तो सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला, पहली बात तो उसको मार के तो एकदम अपाहिज कर दिया पुलिस ने। दूसरी बात, जब केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ ना, तब वहां जाके पता चला कि दूसरे बच्चे ने मर्डर किया था उसका। समझ में आया? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था, फिर भी उसने मर्डर किया नहीं था। तो अगर कोई एक्सेप्ट कर लेगा तब भी एविडेंसेस की जरूरत होती है। समझ में आया? समझ में आया? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो नो डबल जीओ पार्टी हो गया, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया, ध्यान दो बस। ठीक है, नो क्या था? नो डबल जीओ पार्टी। ठीक है, नो एक्स सबसे पहला पॉइंट क्या था? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा क्या था? नो डबल जीओ पार्टी। तीसरा क्या था? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सर बड़ा झंझट है, पहले पकड़ो और कोर्ट जाओ फिर सजा मिलेगी, इससे अच्छा तो सीना में। हाँ सीधा। ठीक है, डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स होती है सीना में, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब कैट और सैट पढ़ाऊंगा। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स पढ़ाऊंगा, तो मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स होते हैं। ठीक है, तो केसेस चलते हैं जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, उनके केसेस किस तरीके से चलते हैं, देखो ध्यान दो। अब आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 में सिंपल सा ये लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। सर जैसे किसी का केस 5 साल से, मुझे पता है ना इतना डाउट आएगा, 5 साल से पेंडिंग है और वो बंदा बाहर नॉर्मल रह रहा है और उस पर केस चल रहा है, तो उस पर 2024 क्राइम साबित हुआ तो उस पर किस साल की सजा होगी? 5 साल पहले की सजा होगी। ये 2024, मैंने क्या बोला? अगर सजा कम है तो 5 साल पहले, मतलब कि जिस डेट को उसने क्राइम किया उस डेट की सजा उस पर होगी। बस बात खत्म, साफ भूल जाओ। सजा कम हो जाएगी तो कोर्ट सोचेगा इसको सजा कम करके देनी है नहीं। ठीक है, मान लो ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि आज कोर्ट ने सजा सुना दी, सब छोड़ो, एक हाइपोथेटिकल केस लो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी व्यक्ति को सजा सुना दी गई, मान लो मर्डर का पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? डेथ। मान लो इम्प्रिजनमेंट, डेथ हो गई तो हो गई, अब कहानी खत्म। लेकिन मान लो किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी मतलब कई तरीके के होते हैं। क्या तरीका होता है? एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ये लिखा गया है कि किसी को रिलीज नहीं किया जा सकता 14 साल से पहले। अब इसका मतलब ये नहीं कि 14 साल में रिलीज किया जा सकता है, नहीं, 14 साल से पहले रिलीज नहीं किया जाएगा। फंडामेंटल राइट में क्या था? फंडामेंटल राइट मिलेगा या नहीं लिखा था?
मिल सकता है ये, मतलब कि बना सकती है स्टेट ऐसा, तो उसको 14 साल से पहले रिलीज नहीं किया जा सकता, बाद में रिलीज किया जा सकता है। पहला पॉइंट, मान लो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई, और उसी क्राइम के लिए अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं 20 साल सजा, ये 14 साल, ये 10 साल सजा, ध्यान से सुनो, अब वो जेल में बंद है, उसको सजा सुनाई भी जा चुकी है, फिर भी अगर वो कोर्ट को अपील करता है तो कोर्ट पे फिर भी कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि उसकी सजा कम कर दे, ज्यादा कर दे। अभी जो बताया सिर्फ इतना सिंपल समझो, जो समझाया है उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि आप पूछोगे मैं तो बताऊंगा ही, बट चीजें क्या है कि फिर बियॉन्ड द पॉइंट चली जाएंगी और वो एग्जाम में आएगा नहीं, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या फायदा। मैं मतलब आपको, मतलब ये चीपेस्ट थिंग होगा अगर मैं आपसे मतलब आपको बोलूं किसी और की के नोट्स कंपेयर करो, आप खुद ही कंपेयर करते होंगे या पाते होंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना फंडामेंटल राइट, ये 4 क्लास में तो हो ही नहीं रहा है, 5 क्लास कम से कम लगेगी, हर क्लास एक क्लास पढ़िए। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना बस उतना पढ़ लो, और इतना डेप्थ में आप नोट्स अपने कंपेयर कर लेना, अगर आप बना रहे हो, ये जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जितना पढ़ा रहा हूँ बस उस पर थोड़ा सा भरोसा रखो। किसी अब लक्ष्मीकांत की बुक आप बोलते हो ना पढ़ने को, तो मतलब मुझे गुस्सा आता है। मैं गलतियां ऐसे गिना नहीं सकता, लेकिन गलतियां हैं, टाइम आएगा तो मैं आपको टाइम टाइम पे गिनाऊंगा। आर्टिकल 22 पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा आपको क्या क्या गलती है, हर जगह गलती है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ो, और हर चीज लक्ष्मीकांत में मिलेगी भी नहीं जो पढ़ा रहा हूं। अब सुनो मैंने क्या बोला। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता की आजादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जा सकती, सिर्फ लॉ के अलावा। लॉ के अलावा मतलब मान लो कानून ने कोई लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है कि अगर इसने ऐसा किया तो फिर इसका लाइफ तो छीनेंगे ही छीनेंगे। कोई टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ, कोई सेडिशन में, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, किसी के मर्डर में बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसमें इन्वॉल्व हुआ तो लॉ तो बना ही है कि लाइफ लेने का। ऐसा नहीं कि किसी भी कीमत पे लाइफ नहीं ली जाएगी, किसी को फांसी हो गई और कोर्ट ने सजा सुना दी, तो ऐसा नहीं कि राइट टू लाइफ चला गया, राइट टू लाइफ नहीं गया, राइट टू लाइफ क्या बोला गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड क्या लाइफ एंड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट क्या प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, लॉ से छीन सकता है, सिर्फ और सिर्फ लॉ के अलावा। समझ में आया? अब सुनो, अब एक सबसे पहला केस अगर फंडामेंटल राइट को लेकर हुआ था ना, अब देखो 1951 मैंने आपको चंपकम दोरई राजन और शंकरी प्रसाद ये सारे केस पढ़ाए थे। अब देखो ए.के. गोपालन केस जो है ना उससे भी पहले का है, 1950 में ही आ गया, ठीक है, राइट टू लाइफ को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया। नैरो इंटरप्रिटेशन क्या दिया, यही दिया कि राइट टू लाइफ का मतलब वही है, क्या है, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, राइट टू लाइफ का मतलब है कि लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। और अगर मान लो कोई कानून है तो कानून के अनुसार तो छीना ही जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मनेका गांधी केस आता है, या मेनका गांधी लिखा, मनेका पढ़ो इसको, ठीक है। तो इन मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978, मेनका क्यों नहीं पढ़ना वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। मेनका, रंभा, उर्वशी ये सारे नाम यूज नहीं किया जा सकते। सुनो, तो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बताया, इसमें कोर्ट ने एक वाइड इंटरप्रिटेशन दिया कि जो लाइफ एंड लिबर्टी है ना, ये सिर्फ लाइफ और लिबर्टी नहीं है, फिर ये मल्टीपल चीजें इंक्लूड करती हैं, जो भी जीवन के लिए आवश्यक है, जो भी जीवन के लिए आवश्यक है वो सारी चीजें क्या है। एक बच्चा बोला फांसी की सजा को वापस ली जाता है, नहीं बताऊंगा मैं। अरे रेमिशन, रेप्टाइव, कम्यूटेशन वगैरह पढ़ाने दो प्रेसिडेंट का, तब एक ही क्लास में सारी चीजें नहीं सीख जाओगे, ठीक है। तो वाइड इंटरप्रिटेशन आया, ए.के. गोपालन केस में बिल्कुल नैरो इंटरप्रिटेशन था ऐसा। अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि नहीं, ए.के. गोपालन के सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रिटेटेड लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नैरोली, तो सही है स्टेटमेंट, समझ में आया? सर कैन यू प्लीज नोट इट डाउन सिंपली लाइक प्रोविजंस प्रीवियस वन। देखो इसमें मल्टीपल चीजें हैं, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल देखो, अगर मैं लिखूंगा ना बच्चे बहुत टाइम चला जाएगा, और लिखने में क्या ही है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने क्या बताया कि एक तो ए.के. गोपालन केस है, क्या है, मैं समझता हूं। एक बच्चा बोल रहा था ना कि सर आप बिना पीपीटी के पढ़ाओ, अगर मैं बिना पीपीटी के पढ़ाऊं ना तो इतना सारा कंटेंट है कि टाइम, और मैं कंटेंट छोड़ नहीं सकता, वहीं से एग्जाम में आ गया। फिर कभी कभी मैं आप लोगों को धमकाता हूं, ऐसे बोलोगे तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, फिर बिना पीपीटी के पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे पढ़ाऊंगा। देखो वो धमकाना अलग बात है, लेकिन मेरी भी तो कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं ऐसे थोड़ी ना करूंगा अपने ही बच्चों के साथ में। अगर मतलब अगर आप
आपका थिंकिंग लेवल अभी कहाँ है, ठीक है। तो अगर मैं उस लेवल पे सोचूंगा ना यार बच्चों से बदला लेना है, बदला तो लेना नहीं है, ठीक है। आप जो कह रहे हो ठीक है, दैट इज सही। तो ए के गोपालन केस में क्या हुआ, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। एससी इंटरप्रिटेटेड आर्टिकल 21, कैसा, नैरोली। इसलिए मैं बोल रहा हूं नोट्स बनाओ, ठीक है। तो जो इतना बड़ा लिखा था वो सिंपल सा इतना सा लिखो, ठीक है। इन मेनका गांधी केस, मनेका गांधी केस, अब ये 1950 में है, ठीक है। क्या है, मनेका गांधी केस, ये 1978 में है, ठीक है। एससी गेव क्या, वाइडर इंटरप्रिटेशन। मतलब जो सिंपल होता है ना बच्चे, वो मैं थोड़ा सा लिखने से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि लिखूंगा ना बहुत टाइम जाएगा, और फिर बच्चे बोलेंगे हिंदी वाले की हिंदी भी लिखो। हाँ मेरे बच्चे, जब लिखता हूँ तो समझ में आता है, मुझे पता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है और कुछ है ही नहीं, समझ में आया। फिर अलग अलग वर्डिक्ट आते गए, अलग अलग वर्डिक्ट आते गए, बहुत सारे वर्डिक्ट है, मैं आपको बताऊंगा कुछ, ठीक है। तो क्या बताया गया कि इन एक को पालन केस में जुडिशरी ने बोला, जुडिशरी ने क्या बोला, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, बस बात खत्म, ठीक है। मनेका गांधी केस में क्या बोला जुडिशरी ने, अच्छा बात आप बोलोगे और क्या मतलब है, अरे बहुत सारा मतलब है, क्या नहीं मतलब है। राइट टू लाइफ का मतलब सब है, राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि क्लीन इन्वायरमेंट है, ठीक है। क्लीन इन्वायरमेंट है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी यहाँ है। मैंने मतलब था टाइपिंग के खिलाफ जो आपको राइट मिला है वो आर्टिकल 19 में मिला है, राइट टू प्राइवेसी यहाँ है, ठीक है। के एस पुट्टू स्वामी केस याद रखना, के एस पुट्टू स्वामी केस, जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी केस, समझ में आया। तो वैसे ही पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है। अब आप बोलोगे सेक्सुअल हरासमेंट, उसमें मैंने बताया था कि जो एक्ट था 1989 में बना था, क्या एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, तो उसमें बताया था, बट उसमें बताया था सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट क्या, एस सी एस टी वीमेन, तो इसमें सभी वीमेन के लिए है सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। तो राइट टू मैरी है, ठीक है। राइट टू मैरी ऑफ वंस चॉइस है, राइट टू मैरी ऑफ वंस चॉइस का ये मतलब नहीं होगा कि सरकार सबकी शादी करवाने लगेगी उसके मैरी चॉइस का, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना है करे। फंडामेंटल राइट का मतलब समझ में आया नहीं। अब जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जैसे आर्टिकल 19 में बताया था, अब मैंने क्या बताया कि ये राइट्स किसको अवेलेबल है, ये राइट्स अवेलेबल है सिटीजन्स को। तो फॉरेनर्स जो इंडिया में आएंगे क्या वो बोलेंगे नहीं, मतलब सभी लोग जैसे ही वो यहाँ पे लैंड हो रहे हैं, मुंह पे ऐसे एकदम बिल्कुल मास्क लगा लिया, बिल्कुल नहीं बोलना उनको, ऐसा नहीं है। उनको राइट नहीं है बोलने का, अगर रोका गया तो हम तो बोलेंगे, हमें तो रोका गया फिर भी बोलेंगे, और रोकेगा कोई तो हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं जा सकते बेचारे, उनको रोका गया तो नहीं बोलेंगे, अदरवाइज बोलेंगे। तो समझ में आया। तो सुनो, एक एक गोपालन केस, ठीक है। एक वेल्लोर सिटीजन केस था, वेल्लोर सिटीजन का केस करके था, उसमें पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है, मान लो जो पोल्यूशन करेगा, मान लो कोई कंपनी कोई फैक्ट्री है गंदगी फैला रही, पोल्यूशन कर रही है, तो फिर वो पे करेगी, पे करेगी मतलब फिर वो बहुत सारी चीजें करेंगी, बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव चलेंगे, उतने पेड़ लगाएगी, उस पोल्यूशन घटाएगी, कार्बन रेमिट करेगी, ठीक है, जो कार्बन एमिशन होता है उसको रिड्यूस करेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब सुनो, अब इसमें मल्टीपल केसेस में रूल किया गया, ठीक है। ये सारी चीजें तो खूब अच्छे से हमने समझी, ठीक है, ये सारी चीजें हमने खूब अच्छे से समझी। अब प्रॉब्लम आता है कि क्या राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू डेथ इंक्लूड करता है। सबसे पहले आपको एक मैं काम दे रहा हूं, और सुनो, मैं बहुत जल्दी इसका एक सॉल्यूशन निकालूंगा, आपको जो वर्क दूंगा वो आप करके मुझे दोगे, कोई भी डाउट आएगा एक्स वाई जेड, कोई भी डाउट आएगा वो सबसे पहले आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग कॉल कर सकते, मतलब कॉल इतना मत कर देना कि मैं परेशानी हो जाऊं, लेकिन बहुत नहीं समझ में आया ना तो कॉल करो, अदरवाइज तो आप क्लास में पूछते हो। अब सुनो, अच्छा बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको लिखना है, क्या करना है, लिखना है, लिखना है। आपको याद है नहीं है मुझे नहीं मतलब, आपको एक बार इसको लिखना है, क्या कि ये देखो ये सारी चीजें हैं, आपको इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीजें, कौन कौन से राइट्स हैं। अब देखो इसमें क्या है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, पहली बात तो राइट टू लिव डिग्निटी है, फिर उसके बाद डिसेंट एनवायरमेंट है इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज है, राइट टू लिवलीहुड है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू शेल्टर है, मतलब मल्टीपल चीजें हैं। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दी है, राइट टू स्पीडी ट्रायल है,
ठीक है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू ट्रैवल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहां है बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सारी चीजें लिखोगे आप पूरे पेपर पे, आपको कुछ याद आए ना आए, ये चीजें आपको याद हो, ये मुझसे मतलब कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसको याद करो, आप रटो, मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, ये मेरी दिली इच्छा है कि आप इसको एक बार एक पेपर पे लिखो, सारी चीजें कौन कौन से राइट्स हैं मैंने इंक्लूड की है पीपीटी में, आपको लिखना है, आपके सामने पीपीटी नहीं है, आप जो अपना नोट्स बना रहे हो उसमें लिखना है, ठीक है। हाँ, क्या बोला था मैं, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड कहां है बताओ, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड आर्टिकल 21 में है, राइट टू ट्रेवल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, राइट 19 में है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, आरटीआई में आता है, बट आरटीआई एक्ट भी है, आरटीआई एक्ट भी है, ठीक है। हाँ, आरटीआई एक्ट है जिसके अनुसार काम होता है, जैसे आरटीई है, आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन, क्या है इसके जस्ट बाद वाला आर्टिकल है, राइट टू एजुकेशन क्या है कि कोई भी बच्चा मतलब स्टेट शैल इंश्योर एवरी चाइल्ड फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स क्या शैल बी प्रोवाइडेड एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का एक्ट भी है, ठीक है। क्या है कि इमरजेंसी मेडिकल, मतलब ये सारी चीजें आपको लिखनी है, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फेयर एंड ट्रायल, सुनो, फेयर ट्रायल होना चाहिए, रोड इन हिल एरियाज, और अगेंस्ट भी है, कुछ चीजों का अगेंस्ट भी राइट्स मिले हैं, ये सारी चीजें सब लिखोगे तुम, रेपुटेशन सोशल मीडिया ये। अब देखो यहाँ पे मतलब इतनी चीजें हैं, अगर मैं सारा कुछ पढ़ाने लग जाऊं ना सुबह हो जाएगी कल, और फिर ये, इसलिए ये आप एक बार लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, जो मोटा मोटा जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। राइट टू डेथ पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, अगेंस्ट क्या है कि हैंड कफिंग नहीं हो सकता, मतलब हथकड़ी लगाने के, देर से फांसी देने के अगेंस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मतलब फांसी की सजा सुनाई गई है और उसको कभी लटकाया जाएगा, हाँ तुमको 10 साल बाद लटकाएंगे, नहीं, उसके अगेंस्ट भी है भाई। किसी को मतलब राइट डिग्निटली मरने का भी अधिकार है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सोलिटरी कॉन्फाइनमेंट है, ठीक है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, डिलेड एग्जीक्यूशन है, वही डिलेड एग्जीक्यूशन मतलब वही फांसी का, ठीक है। अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ये तो है ही, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, इसके बाद पढ़ेंगे, कस्टोडियल हरासमेंट नहीं कर सकते, किसी को मारपीट नहीं सकते हो, समझ में आया, ये सारे राइट्स हैं, सभी लोग लिखोगे, ठीक है। और जो लिख लोगे फिर मुझे बताना, फिर कैदियों को मल्टीपल राइट्स हैं, तो ये सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है। पहले ये बताओ, ये 3 केस हैं, एक है पी रतिनाम केस, ज्ञान कौर केस और अरुणा सांबा केस। अरुणा सांबा केस के बारे में आई थिंक आपने सबने पढ़ा होगा। अब सुनो, एक अब ये डिबेट आती है कि क्या जो राइट टू लाइफ है दैट इंक्लूड्स राइट टू डेथ ऑल्सो, ठीक है। अब राइट टू डेथ में दो चीजें हैं, एक तो राइट टू सुसाइड है और दूसरा है यूथनेसिया, मर्सी किलिंग, ठीक है। यूथनेसिया का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी को, अरे इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया का मतलब इच्छा मृत्यु होता है, मतलब आसानी से अगर कोई मरना चाहे तो मर सकता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब पहली बात तो ये कि जो पी रथिनाम केस है ना, पी रथिनाम केस में ये कहा गया कि जो स्पेशली जो राइट टू सुसाइड है ना, दैट इज देयर इज नो राइट टू सुसाइड, मतलब कोई मर नहीं सकता, तो राइट टू लाइफ डजंट इंक्लूड राइट टू डेथ, पहली बात। लेकिन इसमें क्या था कि अगर मान लो कोई सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करता तो उसको क्रिमिनलाइज किया गया था, तो इसमें उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, ऐसा मतलब कि ये बताई गई कि मान लो अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। इसको मैं बहुत कम डिटेल में बताऊंगा, उसका रीजन है, मैं रीजन नहीं बता सकता। सुनो, तो अगर मान लो किसी कोई कुछ कर रहा है, कोई
सुसाइड कमिट कर रहा है तो उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं होगी, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो अब उसके बाद मेंटल हालत ठीक नहीं, उसके बाद भी आप उसको पनिशमेंट करोगे। आर्टिकल उस समय आईपीसी 309 था, तो आईपीसी 309 के तहत उसको क्या करोगे, क्रिमिनलाइज कर दो, 1 साल और उसको जेल में भरोगे। मर नहीं पाया तो मर गया तो खुशी मनाओ, नहीं मर पाया तो क्या करोगे, सजा दोगे। तो फिर इसने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। डिक्रिमिनलाइज कर दिया बेटा, क्या कर दिया, डिक्रिमिनलाइज, ऑफेंस ऑफ, ठीक है, ऑफेंस ऑफ सुसाइड मैं लिख रहा हूं। तो ये समझो, ऑफेंस ऑफ सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। इसमें क्या बोला कि मान लो बहुत सारे लोग हैं नौटंकी करते हैं, नौटंकी करते हैं मतलब गवर्नमेंट के सामने जाएंगे और मतलब मान लो डीएम के पास गए, बोलेंगे मुझे ये राइट दो, मुझे यहाँ नहर चाहिए, मुझे यहाँ सड़क चाहिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो कोर्ट ने बोला अगर कोई नौटंकी करता है तो फिर उसके लिए क्रिमिनलाइज है। ठीक है, फिर से आईपीसी जो 309 थी फिर से वो एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट हो गई सिर्फ उस कंडीशन में जब कोई नौटंकी करके ऐसा करने की कोशिश करता है, तो धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है, समझ में आया है ना, कि वो तुम शादी कर लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, तो उस वाले केस में, समझ में आया। फर्स्ट पार्ट ही रॉन्ग डला है। ठीक है, अब सुनो, अब आता है अरुणा सोनबाग केस। इसमें क्या आता है, अरुणा सांभा भी बोलते हैं। तो अरुणा सोनबाग केस में होता क्या है कि इसमें कोर्ट के समक्ष मतलब कि एक मर्सी पिटिशन गई। मर्सी पिटिशन था क्या कि एक लेडी नर्स थी, ठीक है, उसको एक पर्सन है जिसने उसको ब्रुचुअली मार दिया, मतलब बहुत गंदे तरीके से उसको मार दिया, और मारने के बाद क्या वो वेजिटेटिव स्टेज में चली गई, मतलब बिल्कुल कोमा में चली गई। कोमा समझते हो ना, बिल्कुल वो अनकॉन्शियस माइंड, तो उसमें चली गई, और 42 साल हो गए उनको वहां पड़े रहते। तो हुआ क्या बच्चे, ध्यान से सुनो, तो हुआ क्या कि अब वो मतलब कि बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेज में है, ठीक है। तो अब ये है कि अब डॉक्टर्स ने बता दिया कि उनको उनकी लाइफ को वापस लाना इम्पॉसिबल है, मतलब वो जिंदा वापस से बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकती। तो उनकी पिटिशन गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास कि एटलीस्ट ये करो कि अब उनको इच्छा मृत्यु दे दो। अब देखो मैंने क्या बताया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी ऑल्सो है ना। जैसे मान लो किसी को एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जीक्यूशन मतलब कैपिटल पनिशमेंट मिली, मतलब डेथ सेंटेंस मिली, तो उसको जल्दी से जल्दी फांसी पे लटकाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा देर तक अगर उसको रखोगे तो कोर्ट ने क्या बोला है कि फिर उसकी सजा माफी कर दो, अगर बहुत लंबे टाइम तक वो वैसे ही टहल रहा है तो, ठीक है, क्योंकि वो रोज थोड़ी ना मर सकता है, मरना है तो मारो उसको, खत्म करो। तो अरुणा सांबा केस में क्या हुआ, अरुणा सांबा केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ध्यान से सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला मतलब कि ठीक है, लेकिन यहां पे यूथनेसिया ग्रांट कर दिया, मतलब यूथनेसिया दैट इज पॉसिबल। यहां पे बोला कि यूथनेसिया क्या होता है, इच्छा मृत्यु होता है, लेकिन कौन सा यूथनेसिया बताओ। सिर्फ क्लास डालो, कहा, मैंने बोला था ना कॉल करो, कॉल करो, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है ना तो कॉल करो, ठीक है। सुनो, अरे मुझे कॉल नहीं करो, यहाँ ऑफिस में कॉल करो अगर किसी को क्लास वगैरह मिलने में कोई इश्यू आ रहा है, कोई क्लास अपलोड नहीं हो रही तो। ध्यान से सुनो, अरोड़ा सांबा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है अप्रूव कर दिया कि पहली बात तो ये कि मान लो जब बिल्कुल लग जाए, मतलब डॉक्टर्स की एक टीम हो, ठीक है, डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर्स की, ठीक है, डॉक्टर्स की एक टीम हो, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, और ऐसा नहीं उसको सब फैमिली डॉक्टर्स में इंक्लूड हो, पता चले कि फैमिली डॉक्टर मिलके प्रॉपर्टी के लिए कुछ ऐसा कर दे। कॉल किया था आपने, ठीक है, मैं एक बार पूछ लूंगा और करवा ही दूंगा मैं, ठीक है, कि ऐसा कौन सा है, ठीक है। तो सुनो, तो यूथेनेसिया पॉसिबल है, लेकिन यूथेनेसिया कैसा, अदर कंट्रीज की तरह बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पे एक्टिव यूथनेसिया, किसी को मरना है तो मर सकता है आराम से, मतलब इच्छा मृत्यु मिल सकती है, बट कंडीशंस हैं। अब एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया में क्या डिफरेंस है, एक्टिव मतलब जहां काम खुद करते हैं, मतलब किसी को मरना है दवा दे दो, मतलब पॉइजनस इंजेक्शन दे दो या कुछ कर दो तो वो फिर उसकी डेथ हो जाए, तो वो हो गया एक्टिव यूथनेसिया। लेकिन पैसिव यूथनेसिया में ऐसा नहीं करते। मान लो कि कोई पर्सन है, अब वो बिल्कुल वेजिटेटिव सपोर्ट में है और डॉक्टर्स ने उसको बता दिया कि वो कभी आ ही नहीं सकता,
पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो वापस से जिंदा हो, तो उस केस में उसको पैसिव यूथनेसिया दिया जा सकता है। पैसिव यूथनेसिया क्या होती है कि जिससे उसको जो ड्रग दे रहे हो, जो लाइफ सपोर्ट उसको दे रहे हो, वो हटा दो। मतलब जो ड्रग दे, जैसे मान लो कोई, अब अरुणा सांबा जी जैसे थी, तो अब अगर उनको ड्रग दी जाती थी, मतलब कोई दवा दी जाती थी, तो अगर वो दवा नहीं दोगे तो क्या वो जिंदा रहेंगी? नहीं रहेंगे जीवित। तो वही होती है पैसिव यूथनेसिया कि वो ड्रग सपोर्ट हटा लो तो ऐसा हो जाएगा। अब आप पूछोगे क्या फिर इनको पैसिव यूथनेसिया दिया गया? नहीं, पैसिव यूथनेसिया देने से ही पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो हाँ कर दिया था, बट देने से पहले उनकी डेथ हो गई। सुन में आया? ठीक है मेरे बच्चे, मैं बोल दूंगा, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, आपने मुझसे भी बोला था क्लास में, मैं अब बोलूंगा कि क्यों अभी तक अपलोड नहीं हुई क्लास। ठीक है, ये समझ में आया? दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि एक तो मैंने आपको बताया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है डेथ को क्या? तो कंप्लीटली तो इंक्लूड करता नहीं है, किसी को राइट टू सुसाइड तो है नहीं। समझ में आया? लेकिन अगर वो ऐसा ऑफेंस करता है, अगर राइट टू सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तो उसको मतलब जो ऑफेंस था उसको डीक्रिमिनलाइज कर देता है। कोई नौटंकी करता है तो फिर तो उसका नाटक गवर्नमेंट फिर निकालेगी, उसको भेजेगी जेल। समझ में आया? दूसरा पॉइंट यूथनेसिया वाला है, कोई बच्चा यूथनेसिया पूछ भी रहा था, तो जो यूथनेसिया वाला पॉइंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि हाँ पॉसिबल है, लेकिन ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। वो हाई कोर्ट की अध्यक्षता में, मतलब हाई कोर्ट के जजेस की अध्यक्षता में फिर एक प्रॉपर कमेटी बनेगी है, बहुत सारी चीजें, फिर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ये सजेस्ट करेगी कि इसको वापस नहीं लाया जा सकता। फिर जो उसकी हेल्थ कंडीशन होगी, वो हेल्थ कंडीशन ना, वो लगभग लगभग हेल्थ कंडीशन को पूरी तरीके से चेक किया जाएगा, और जब एकदम सबने बोल दिया कि अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तब लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाएगा, पैसिव यूथनेसिया दी जाएगी। आर्टिकल 21 पढ़ाया ही नहीं। हाँ, 21 ए। अब सुनो, आर्टिकल 21 एकदम सिंपल कहता है। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? क्या बताओ? कहता है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, किसको? चाइल्ड बिटवीन द एज क्या, फ्रॉम, फ्रॉम बिटवीन नहीं, फ्रॉम एज क्या है 6 to 14 ईयर्स, फ्रॉम द एज क्या है 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था सर। आज के लिए मेरे बच्चे, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये आर्टिकल तो देख लो, एकदम सिंपल है, ये देख लो एक 5 मिनट। तो देखो सुनो, तो इसमें क्या है, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में फंडामेंटल राइट्स समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मैं बता रहा हूं, अब इसमें जोड़ा गया आर्टिकल 21 ए। ठीक है, आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया, एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 51, ठीक है, ए के। उसके बाद आर्टिकल 45 ऐड, मतलब मॉडिफाई किया गया, ऐड नहीं किया गया, आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया। समझ में आया? तो इसमें क्या है बेटा, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। इसमें गार्जियन इंश्योर करेंगे, मतलब पेरेंट्स की या फिर गार्जियन की, पेरेंट्स की या बच्चे के गार्जियन की ये ड्यूटी होगी कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। ठीक है, ये इंश्योर करें। ठीक है, और आर्टिकल 45 क्या कहता है, 0 से 6 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है, यहीं पे 0 से 14 क्यों नहीं कर दिया? मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही ऐसा क्यों नहीं कर दिया, तो उसका रीजन है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है। यहाँ पे अगर ये चीजें पूरी नहीं होंगी ना, कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं जा पा रहा है, मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स है। तो आप चले जाओगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, कि ये देखो सरकार ऐसा प्रोवाइड कर ही नहीं पा रही है, बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, ये डीपीएसपी है, और डीपीएसपी में स्टेट्स के लिए डायरेक्शन है कि स्टेट ऐसा करेगा। कब करेगा? जब स्टेट्स के पास रिसोर्सेस होंगे। तो 0 से 6 साल के बच्चों के को इंक्लूड करना, मतलब जो 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, तो हर किलोमीटर पे, मतलब हर एक किलोमीटर पे, हर 500 मीटर पे आपको बिल्कुल आंगनबाड़ी जैसी व्यवस्था चाहिए, एक चाइल्ड क्रेशेस चाहिए, कि एटलीस्ट वहां पे बच्चा रह सके ना। अगर मॉम नहीं है तो कोई उसकी देखभाल करने के लिए, तो इतना रिसोर्सेज नहीं है अभी इंडिया के पास, इंडिया के पास पॉपुलेशन इतनी है, रिसोर्सेज कम है, तो इसलिए 0 to 6 अभी इसी में रखा गया, 6 to 14 यहाँ किया गया। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई। ये किससे ऐड किया गया?
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, समझ में आया? 2002। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया, ये तीनों चीजें ऐड हुई, मतलब ये मॉडिफाई हुआ, बाकी दो चीजें ऐड हुई। समझ में आया? तो बस इतनी सी कहानी थी। अब इसके लिए प्रावधान भी बनाया गया। प्रावधान क्या बनाया गया? एक एक्ट भी बनाया गया। मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि आर्टिकल में है तो एक्ट नहीं बनेगा, तो एक्ट भी बनाया गया। एक्ट कौन सा है? आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बनाया गया। ठीक है, अब उसके तहत ये किया गया कि बच्चे को, मतलब स्टेट शैल इंश्योर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री का मतलब फ्री नहीं, फ्री का मतलब वो वाला फ्री, ध्यान से सुनो, फ्री का मतलब फ्री नहीं, फ्री का मतलब वो फ्री जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और जिस पैसे की वजह से, जिस फीस की वजह से बच्चा एजुकेशन एक्वायर नहीं कर सकता, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो वाला फ्री। समझ में आया? मान लो अगर कोई पैसे पे कर सकता है तो दैट इज फाइन। आरटीई एक्ट में सिंपल सा ऐसा लिखा गया कि अगर पैसे पे कर सकता है तो फाइन। उसमें लैंग्वेज क्या है आरटीई एक्ट में? आरटीई एक्ट आप सर्च करना, उसमें खोलना, उसमें ओपन करना, तो उसमें लैंग्वेज है कि नो फीस शैल बी लेवाइड विच प्रिवेंट्स स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग एजुकेशन। मतलब ऐसा कोई बच्चा है जिससे वो फीस नहीं लगेगी, वो फीस कौन सी फीस? जो उसको शिक्षा ग्रहण करने से रोकती हो, मतलब इतनी फीस नहीं होगी कि वो शिक्षा ग्रहण ही ना कर पाए। समझ में आया? वो वाला फ्री। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट का नाम क्या है? आरटी एक्ट 2009 का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही करते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। एक बच्चे को मेरे कॉलेज भी जाना है। ठीक है कुछ? किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, रिवाइज करके आना, जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आना, ये पढ़ लेना, ये सिंपल है। किसी का कुछ भी डाउट है पूछो। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से चीजों को रिवाइज करो। हाँ मेरे बच्चे, क्लास अभी मॉर्निंग में ही होगी। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चों को कुछ अगर इश्यू होगा तो बताना, फिर क्लास देखेंगे कैसे, लेकिन अभी के लिए मॉर्निंग करते हैं। आप भी सुबह सुबह जल्दी उठो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? डन। ठीक है, चलो बाय, आज के लिए बस इतना ही। आर्टिकल 21A क्या है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने क्या बोला था? अब यहाँ पे स्टेट करेगी, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मत घुसाओ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं। ठीक है, स्टेट ऐसा करेगा। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरटी एक्ट में लिखा है, आर्टिकल 21A में नहीं लिखा गया। आरटी एक्ट 2009 जो है उसमें लिखा गया है कि कोई फालतू में ये फीस, पेरेंट्स मीटिंग के लिए फीस, ये फीस वो फीस नहीं लगेगा, कोई कैपिटेशन फीस नहीं होगी। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी है। मतलब फालतू का जो नाटक करते हैं स्कूल्स और ये इंटरनेशनल स्कूल्स, ये सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आज वाइंड अप करते हैं क्लास। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो बाय। टेक केयर, और अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, ठीक है, बाय बच्चे।